नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सर, लोकसभा चुनाव सर पर हैं और शंभू बॉर्डर पे पिछले 10 दिन से जो सीन बना हुआ है, किसान किस कदर लैस होकर के जमे हुए हैं, जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हों कहीं। जबकि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हाईवे पे ट्रैक्टर, ट्रॉली नहीं चलेंगी। तो सवाल ये है कि जिस राज्य से ये आ रहे हैं, वहाँ की सरकार नहीं समझ रही है मोटर व्हीकल एक्ट को और इनके हाथों में तलवारें हैं और जम कर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या ये सब मतलब क्या शो कर रहा है? दूसरी बात ये है कि 21 की शाम को मंच से ये भी घोषणा की कि कल सुबह फिर वो दिल्ली कूच करेंगे। इन हालातों को आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? देखिए जो भी ये लोग हैं, जी, इनकी चाल-ढाल, इनकी तैयारियाँ, इनके वचन यानी वाणी, उससे तो ये नहीं लग रहा कि ये किसान हैं। क्योंकि इस देश में किसान तो सभी राज्यों में हैं और आम तौर पर जो किसान की छवि है, वो बहुत विनम्र, डाउन टू अर्थ और किसी के उनके हाथों किसी का अपमान ना हो जाए। बल्कि मैं तो कई बार कहता हूँ कि किसान कहीं बोगी में गन्ना भर कर के ले जा रहा है और रास्ते में कोई बच्चा खड़ा है या कोई आम शहरी ही खड़ा हुआ है और वो अगर 2-4 गन्ने चाहता है अपने परिवार के लिए, तो वो ऐसे ही दे देता है निकाल कर के कि ले जाओ। इसी तरीके से कोल्हू चल रहा है, रस निकल रहा है, मीठा बन रहा है, गुड़ बन रहा है। वहाँ कोई गरीब-गुरबा पहुँच जाए तो वो ऐसे ही उठा कर के उसको रस दे देता है। वो इतना उदार होता है। ये अजीबो-गरीब किसान हैं, जिनके पास 20-20, 40-40, 60-60 लाख की तो कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, उनमें देशी भी हैं और विदेशी ब्रांड की भी हैं। इनके पास जो ट्रैक्टर हैं, मोस्टली नए ट्रैक्टर हैं और ऐसे-ऐसे ट्रैक्टर हैं जिनकी कीमत 7 लाख से शुरू होकर के और 30-32 लाख तक पहुँचती है। ऐसे-ऐसे उपकरणों के साथ ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, ऐसे घातक बंदोबस्त करके पहुँचे हैं कि जैसे पाकिस्तान से या चाइना से जंग लड़ने का इरादा हो इनका। और जो मैंने वाणी की बात करी, जो इनकी लैंग्वेज है, जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में शब्दों का उपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह की ये धमकियाँ दे रहे हैं, उससे भी नहीं लगता। और जो पोकलेन मशीनें से लेकर के जेसीबी और तमाम जो ट्रैक्टर्स को इन्होंने एक तरीके से टैंक में बदल दिया है, उससे भी इनके इरादे कोई ऐसे तो नहीं लग रहे हैं। दूसरी बात ये है मनविंदर जी कि इस देश में क्या किसान केवल पंजाब में रहते हैं या केवल हरियाणा और वेस्ट यूपी में रहते हैं? क्या उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, बिहार में कहीं किसान नहीं रहते? उनको कोई परेशानी नहीं है, वो तो नहीं आंदोलन करते हैं, वो तो बार-बार सड़कों पर नहीं आते हैं, वो तो इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोई भी किसी भी राज्य का किसान कहीं कोई असंतोष दिखाई ही नहीं देता है पंजाब के अलावा। तो ये है क्या? ये समझना ज़रूरी है सबसे पहले। और इनके पीछे हेतु क्या है? इनका मकसद क्या है? इनके पीछे की ताकतें कौन-सी हैं? जो बार-बार इनको असमय मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरा देश लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अब टिकट बाँटने में लगी हुई हैं, रणनीतियाँ तैयार करने में लगी हुई हैं। अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र घोषित करने के लिए उन्होंने कमेटियाँ बना दी हैं। सब चुनाव की तैयारी में जा रहे हैं। अभी 1 डेढ़ महीना पहले, बल्कि 1 महीना पहले, जो 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, वहाँ पर भी आम इलेक्शन हुआ है। और वो किस तरह का इलेक्शन हुआ है, उस पर पाकिस्तान के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर तो सवाल उठ ही रहे हैं। हमारे देश का जो लोकतंत्र है, उसकी दुहाई पूरे विश्व में दी जाती है। हमारा जो चुनाव आयोग है, उसकी निष्पक्षता, उसकी तटस्थता और जो जिस तरीके से वो
चुनाव, हर तरह का चुनाव ऑर्गेनाइज़ करता है, चाहे राज्य विधानसभाओं के लिए हो, चाहे देश की लोकसभा के लिए हो, उसकी मिसालें दी जाती हैं। भारत को दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र बताया गया है। तो ये जो पाकिस्तान में बैठी हुई आईएसआई है, मिलिट्री है, जिसको वहाँ एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, ये जो कनाडा और यूएस में बैठे हुए भारत विरोधी हैं, जो सोते, जागते, उठते, बैठते खालिस्तान के सपने देख रहे हैं, पता नहीं कब से देख रहे हैं। और ये ऐसे अवसरों पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हाथ मिला करके या उनके कंधों पर बंदूक रख कर के हमारी डेमोक्रेसी पर निशाना साध रहे हैं और हमारी शांति को भंग करना चाहते हैं, हमारी जो एकता, अखंडता है, जो हमारी संप्रभुता है, उस पर चोट करना चाह रहे हैं। और जो हमारा देश अब तीव्र विकास की दिशा में बढ़ चुका है, क्योंकि ये सबको पता है ना, इनको जो देश के भीतर बैठे हुए साजिश रचने वाले चेहरे हैं, उनको भी पता है और जो विदेशों में बैठे हुए हैं और जो भारत की शांति को और प्रगति को, विकास यात्रा को पचा नहीं पा रहे, उनको भी पता है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और हम अगले कुछ सालों में 2027 या 28 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की बनने जा रहे हैं। तो पेट में दर्द यहाँ हो रहा है कि भारत को रोका कैसे जाए? डिस्टर्ब कैसे किया जाए? इसको पटरी से उतारा कैसे जाए? तो ये कोई किसानों की चिंता लेकर के सड़कों पर आते हों या माँग करते हों या विनम्रता के साथ, जैसा कि किसानों का स्वभाव होता है, उसके साथ अपनी बात रखते हों, ऐसा नहीं है। ये जो टनाटन वाले जो वो दान देने वाले हैं इनको या सुपारी देने वाले हैं, जब वो इनके हलक में नीचे उतर जाता है, तो गर्मी देखने लायक होती है और वही गर्मी देखने को मिल रही है। फिर ये जो वहाँ का नौजवान है, उसके बारे में मैं राहुल गांधी जैसे बयान तो नहीं दूँगा, जो उन्होंने वाराणसी के युवाओं के बारे में और उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में बहुत ही अभद्रता के जी। साथ और गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से कह दिया कि साहब वो तो नशा करके जो है सड़कों पर डांस करते हुए देखे गए हैं। लेकिन जो पंजाब का नौजवान है, ठीक है बेरोज़गारी होगी, ठीक है दूसरी दुश्वारियाँ होंगी, नौकरियों के अवसर कम होंगे। हो सकता है कि वो जो नौजवान मोस्टली दिखाई देते हैं बकलोली करते हुए, तो उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। एजुकेशन के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर, दूसरे अवसरों की कमी की वजह से भी हो सकता है कि कहीं कोई कुंठा उनके भीतर घर कर गई हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का की ज़िम्मेदारी क्या होती है? और जो सामाजिक संगठन हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? आप ऐसे युवाओं को भटकाएँगे, नशे की तरफ धकेलेंगे, तोड़-फोड़ की तरफ धकेलेंगे या उनको सही संस्कार देंगे और जो एक्चुअल में हमारी हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, उसके अनुरूप उनको शिक्षित और दीक्षित करेंगे या उनको भटकाएँगे। तो पंजाब भी अपने आप में मैं कहूँगा कि एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है और पंजाब पिछले 3-4 दशक से, बल्कि 5 दशक से डिस्टर्ब ही चला आ रहा है। पहले जो काले दिन हमने देखे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं और सिखों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की गई थी, जो साजिशें बाद में 90 के दशक में जम्मू-कश्मीर में और कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में हमने देखी हैं इंसर्जेंसी की और आतंकवाद की, मिलिटेंसी की, उन चीज़ों से पंजाब भी गुज़र चुका है। लेकिन ये एक सुखद संयोग था या एक सुखद अनुभव था कि हमें लगने लगा था, देश को लगने लगा था कि पंजाब अब उन चीज़ों से उबर गया है। लेकिन फिर से कुछ ऐसी ताकतें हैं, जो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए पंजाब को फिर से एक गलत दिशा में लेकर जाने की हिमाकत कर रहे हैं और ऐसे लोगों से निपटना इस समय बहुत ज़रूरी है। आपने सही कहा ओंकार जी। इनकी 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है इस वाले आंदोलन में और
5वें के लिए इनको ऑफ़र किया गया है और इस पे ये नाटक कर रहे हैं। यानी कि जो इनकी माँगें हैं, हर दिन बदल रही हैं। इनफैक्ट इनको अपनी माँगों का तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो ये फिर यहाँ किस लिए डटे हुए हैं? मैं आपको सर एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगी। बुज़ुर्गवार हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ तो ये सर इनका मकसद क्या है? नहीं, नहीं देखिए मकसद तो बहुत स्पष्ट है, वो मैंने बता भी दिया है कि ये किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये पंजाब के उन व्यापारियों, आढ़तियों, अमीर किसानों जिनके स्वार्थ टिके हुए हैं कुछ दूसरे तौर तरीकों पर और जिन्होंने अपनी करोड़ों-करोड़ों की कोठियाँ खड़ी कर रखी हैं, जो बड़े-बड़े फार्म हाउस के मालिक हैं, जिनके यहाँ देशी-विदेशी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिनके जो ठाट-बाट हैं, जो रहन-सहन है, वो एकदम एक अलग ही स्तर का है, ये सारा उनका खेल है। और वो लोग समय-असमय जो है, सुपारियाँ लेकर के इस तरह की बदमज़गी पैदा करते हैं, इस तरह की अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से उसी तरीके से निपटे जाने की ज़रूरत है। दिक्कत ये हो रही है कि इस समय पंजाब में जो गवर्नमेंट है, वो आम आदमी पार्टी की है। जी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब वो 13 महीने का आंदोलन चला था। उस समय शुरू में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, बाद में चरणजीत चन्नी को बना दिया गया। चरणजीत चन्नी एक बहुत ही कमज़ोर और अनुभवहीन नेता थे कांग्रेस के, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कम से कम एक समृद्धशाली जो राजनीतिक विरासत है, उसकी अगली पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते थे और बाकी सारी चीज़ें हम अगर अनदेखी कर भी दें, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कम से कम एक ऐसे नेता हैं, जो देश हितों से कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। उनका जी। मिलिट्री का बैकग्राउंड है, वो एक महाराजा के सुपुत्र हैं, पटियाला राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके विचार आप देख लीजिए, उनकी सोच आप देख लीजिए। उस समय भी जब ये लोग 13 महीने के आंदोलन की तैयारियाँ कर रहे थे, उनकी कम से कम 2 मुलाकातें उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। और उन्होंने जो उनकी सरकार के पास इनपुट थे और जिस तरह की साजिशें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेज करके हथियार गिराने की, ड्रग्स गिराने की और दूसरी हो रही थी, उनके बारे में आगाह किया था। और इस आंदोलन के पीछे जो अ अ, हाथ हैं, जो तत्व हैं, उनके बारे में भी रिपोर्ट दी थी केंद्र सरकार को। आज की तारीख में जो सरकार है, उसके मुख्यमंत्री को तो मुझे लगता है कि चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होती, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अमृतसर से कोई जेसीबी चलती है और वो शंभू बॉर्डर तक पहुँच जाती है और उसको कहीं रोका नहीं जाता। जगह-जगह से पंजाब से आपके ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रॉली भी बहुत लंबी-लंबी जिन पर डेरे तंबू लगा रखे हैं। अब उनमें क्या-क्या भरा हुआ है, केवल लोग हैं या कुछ हथियार भी हैं या दूसरी चीज़ें हैं। चलो खाने-पीने का सामान अगर आप कह रहे हैं कि 6 महीने के आंदोलन के मन से हम आए, वो भर रखा होगा। हो सकता है कुछ और भी भरा हुआ हो। और जिस तरह की हरकतें हुई थी, पिछले आंदोलन के दौरान जब ठीक 26 जनवरी को ही इन्होंने लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी और आईटीओ पर एक पूरा धमाल मचाया था, एक पूरा सीन क्रिएट कर दिया था, जिस तरीके से ट्रैक्टर दौड़ाए गए थे, वो खतरों से भी आप उनको भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी केवल अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना, दूसरी पार्टियों का ग्राफ कम करना, उनको बदनाम करना, केवल इतना है या पंजाब के प्रति जो एक सीमाई सूबा है, उसके प्रति भी आपकी कोई ज़िम्मेदारी है या राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति, प्रभुता के प्रति, एकता, अखंडता के प्रति भी आपकी कोई जवाबदेही और ज़िम्मेदारी है या नहीं है?
इन इन बातों के जवाब तो पंजाब गवर्नमेंट को और वहाँ के मुख्यमंत्री को देने पड़ेंगे कि आपने इतने हथियारों के साथ इतने बड़े-बड़े जो उपकरण हैं, पोकलैंड मशीनें, जेसीबी और ट्रैक्टर को जिस तरीके से उन्होंने टैंक नुमा जो है बनाया है ताकि गोली का या दूसरी चीज़ों का कोई असर ही ना हो, वहाँ तक कैसे पहुँचने दिया आपने? और बाकी की बातें छोड़ दीजिए, मेरी बात भी छोड़ दीजिए। क्या किसी गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि मोटर व्हीकल एक्ट में क्या-क्या प्रावधान है? क्या एग्ज़ैक्टली। आपको ये पता नहीं है कि ट्रैक्टर्स को हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर नहीं लेकर के जाया जा सकता? उनको सवारी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जब हाई कोर्ट बताएगी तभी आपको पता लगेगा। और हाई कोर्ट के बताने के बावजूद, दिशा निर्देशों के बावजूद कि आप भीड़ इकट्ठी ना होने दें, आपने किया क्या? कुछ नहीं किया। और उसका नतीजा हमने देख लिया 21 फरवरी की सुबह 11 बजे। इसके बावजूद कि हरियाणा पुलिस जो है और हरियाणा सरकार की तरफ से भी इनसे अपील की गई कि आप शांति बनाए रखें, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें। और डीजीपी हरियाणा ने डीजीपी पंजाब को एक चिट्ठी लिखी जिसमें बताया गया कि वहाँ पर किस-किस तरह के उपकरण ये लोग लेकर के पहुँच गए हैं, जिनसे ये लोग बैरिकेडिंग और दूसरी चीज़ें तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो हमारे पुलिस बल हैं और अर्धसैनिक बल हैं, उनको चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है, तो आप इनको हटवाइए। इसके बाद बस बाद में देर रात खबर आई कि जो थाना शंभू है या जो मोहाली के एसपी हैं, उनको कुछ चोट-वोट लगी है, वो किसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे पहले तो वहाँ शंभू बॉर्डर पर ये सब पहुँच गए थे। तो ये केवल पेशबंदी की गई और खबर प्रसारित कराई गई कि साहब पंजाब पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कल को अगर सुनवाई होगी हाई कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा ना कि जी, जी। आपने क्या हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही ये सब किया या उससे पहले ही आपने अपने कर्तव्य को निभाया। और कल को अगर होम मिनिस्ट्री या मोदी सरकार, कैबिनेट अगर राज्यपाल से रिपोर्ट मंगा करके 356 का उपयोग करती है और भगवंत मान सरकार को बर्खास्त करती है क्योंकि आपने अराजकता को नहीं रोका, कानून व्यवस्था को बना करके नहीं रखा, तो उसके बाद भी इनको जवाब देना पड़ेगा। जब कोर्ट में जाएँगे ये राष्ट्रपति शासन लागू करने के खिलाफ अपील लेकर के, वहाँ भी इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने किया क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए? क्योंकि ये एक फिट केस है। पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों में अगर मोदी सरकार इच्छा शक्ति दिखाए, तो दोनों जगह इस समय राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। दोनों जी। ही जगह कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चौपट दिखाई दे रही है। आपने सही कहा कि वाक़ई में बड़ी हैरानी की बात है कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बातों का संज्ञान लिया, लेकिन भगवंत मान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और मज़ेदार बात ये है कि देखिए, जो आप पार्टी की सरकार है पंजाब में और जो उसके सुप्रीमो हैं, वो अपनी विधानसभा में क्या कह रहे हैं, मैं ज़रा आपको वो भी दिखा देती हूँ। अरे जी, दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम, वो क्या मांग रहे? तो सर ये बेचारे बता रहे हैं इन किसानों को, जो अपने ट्रैक्टर्स और अपने जो वाहन लेके आए हैं, बिल्कुल टैंक का रूप दिया हुआ है। इनके वक्तव्य पे आप क्या कहते हैं? क्योंकि मूल जड़ यही है। देखिए, बात ये है कि अरविंद केजरीवाल बार-बार ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि मैं बहुत ही गैर ज़िम्मेदार और बहुत ही जवाबदेही से मुक्त एक ऐसा अराजक नेता हूँ कि जिसको ना इस सीमाई राज्य पंजाब की जो संवेदनशीलता है, जो सिक्योरिटी है, उसकी कोई चिंता है और ना ही इस बात की कि जो जहाँ के ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, यानी राजधानी दिल्ली, हुँ, हुँ। एनसीटी दिल्ली सरकार के उसकी संवेदनशीलता क्या है?
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ प्रधानमंत्री हैं, यहाँ राष्ट्रपति हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ दुनिया भर के देशों के राजदूत और उच्चायुक्त रहते हैं। यानी पूरी दुनिया के जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में जो इन्होंने ड्रामा किया था, बेचारे किसानों ने 26 जनवरी 2022 को 2021 को, तो इन बेचारों ने जो कुछ ड्रामा किया था, वो याद नहीं है क्या इनको? और लाल किले पर चढ़ने से पहले तो सुरक्षा बलों, दिल्ली पुलिस के जवानों को भी मारा-पीटा गया, अर्धसैनिक बलों को भी मारा-पीटा गया, उनको नाले में ठेल दिया गया, लाहौरी गेट के पास। और फिर ये लाल किले पे चढ़ कर के इन्होंने जो ड्रामा किया था, वहाँ पर जिस तरीके से एक धार्मिक झंडा लहराने की कोशिश की थी, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने एक दूसरे तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की थी पूरी दुनिया में कि 1947 में जिस लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया गया था, उस पर आज खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया है। इस तरह की बातें फैलाई गई थी। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार एक बार फिर इन लोगों को दिल्ली में आने का मौका दे दे और ट्रैक्टर के साथ आने का मौका दे दे और टैंक नुमा ट्रैक्टर के साथ आने का मौका दे दे? चाहते क्या है ये? इसका मतलब ये है कि एक सरकार नहीं, 2-2 सरकारें बर्खास्त करनी चाहिए। एक पंजाब की और एक दिल्ली की। तो इनको थोड़ी तमीज़ भी आ जाएगी, इनको आँखें भी हो जाएँगी, इनको ये भी पता लग जाएगा कि ये जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, यानी चीफ मिनिस्टर के पद पर, तो चीफ मिनिस्टर की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। ठीक है, हर आदमी को, हर पार्टी के नेता को अपनी पार्टी की राजनीतिक ज़मीन जो है वो बढ़ाने का हक है, लेकिन ये हथकंडे अपनाएँगे, ये तौर-तरीके अपनाएँगे और इस तरह के तत्वों को आप बेचारे किसान कह कर के संबोधित करेंगे। उनका तो किसानी से, खेती से दूर-दूर तक का वास्ता नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये किसान जो हैं, इनका रुख ये बता रहा है कि एमएसपी से इनका कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। इनकी जो अ, माँगे हैं इनकी इस बार की, उस पे 4 बार बात हो चुकी है और अब इनको बुलाया जा रहा है। उस पे भी ये काफ़ी नाटकबाज़ी कर रहे हैं और इस पे मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी कि इनकी माँगे कहाँ इनका पेच अटक रहा है? क्या इनकी बहानेबाज़ी है? नहीं, ये माँगे व्यावहारिक हैं ही नहीं, ये मानी ही नहीं जा सकती और केवल भारत सरकार की बात नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी देश में हुँ, हुँ। इस तरह की वाहियात माँगों को कोई भी गवर्नमेंट जो है वो स्वीकार करने का खतरा मोल नहीं ले सकती है। इस देश में केवल किसान नहीं रहते हैं, अलग-अलग बहुत सारे वर्ग हैं। फिर तो वो भी कहेंगे कि हमारे भी कर्ज़े माफ़ कर दो। फिर तो वो भी जी, कहेंगे कि हमारा तो कोई रोज़ी-रोटी का साधन ही नहीं है, हमें भी 10,000 रुपए महीना पेंशन कर दो। फिर जी। तो वो भी कहेंगे कि हम अगर कपड़ा बना रहे हैं तो सरकार हमारा कपड़ा खरीदने की गारंटी ले। अगर हम मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो जितनी मोटरसाइकिल हमारी नहीं बिक रही हैं, वो सारी भारत सरकार खरीदे। तो ये तो एक अंतहीन सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि जो बाकी के उत्पादक हैं, वो भी एमएसपी की माँग करने लगें या अपनी सारी उपज खरीदने की जिद करके और सड़कों पर आकर के बैठ जाएँ, तो इस देश का क्या होगा? अराजकता फैलेगी और ये हो नहीं सकता है। आज तक जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, मनमोहन सिंह सरकार उस समय केंद्र में थी। 2014 तक वो स्वामीनाथन आयोग की उन सिफारिशों को दबा कर के क्यों बैठी रही? 8 साल तक उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं की? क्योंकि मनमोहन सिंह कम से कम इतने समझदार तो थे जिनको पता था कि अगर स्वामीनाथन आयोग की इन इन प्रैक्टिकल जो सिफारिशें हैं, उनको मान लिया जाए तो भट्टा बैठ जाएगा इकोनॉमी का। क्योंकि अगर आप इनकी माँगें स्वीकार कर लें
और जो ये कह रहे हैं कि जितनी भी उपज है हमारी सब जो है आप खरीदने की गारंटी लें और उसका कानून बनाएं, तो इसी में जो है करीब-करीब 32 से 35 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार का चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट कितना है टोटल? पिछले साल तक भी 45 लाख करोड़ का था। तो भई क्या बाकी को सबको फांसी पर लटका दें और इन किसानों को ही पालने में बैठा करके झुलाएँ मोदी जी? तभी मोदी जी को आप गाली देना बंद करोगे। और मैं जो सवाल खड़ा करता रहा हूँ अपने प्रोग्राम में भी और दूसरे जी। चैनलों पर भी, हुँ, क्या हुँ। पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किसान रहते हैं? इस देश में बाकी राज्यों में किसान नहीं रहते हैं? तो ये जो टंटा है आंदोलन का, जो इनको शौक चर्राया हुआ है और ये जो सुपारी लेकर के आए दिन जो है कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, सड़क जाम करके बैठ जाते हैं, सरकारों को करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। अब ये बैरिकेड लगाए गए हैं, सुरक्षाकर्मी खड़े किए गए हैं, पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है, एक टेंशन है, रोड बंद करके आप बैठ गए हैं, रेलवे की पटरी पर आप बैठ जाते हैं। तो केवल आपके अधिकार हैं, जो बाकी के नागरिक हैं प्रदेशों के या देश के, उनके कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि इन लो सख्ती का समय है, सख्ती क की जानी चाहिए। ये बताया जाना चाहिए कि अगर संविधान में 355, 356 रखी गई हैं, तो वो ऐसे ही समय के लिए रखी गई हैं, जब राज्य सरकारें ही षड्यंत्रकारियों के साथ खड़ी हुई दिखाई दें और जो आम शांति प्रिय नागरिक है, उनके जो मानव अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनका उनका जो हनन हो रहा है, उसकी रक्षा भी करने को तैयार ना हो, तो ऐसी सरकारों को सबक सिखाया जाना चाहिए। आपने सही कहा, हरियाणा के संगरूर में एक किडनैपिंग की खबर फैलाई जा रही है। कई झूठी खबरें हैं, जिसका खंडन भी किया गया है। तो ये इनका क्या मकसद है? हरियाणा पुलिस को बाद में इसमें बताना पड़ा कि ये जो खबर है ये फ़ेक है और इसी तरीके से ये 2 लोगों के मारे जाने की बात भी ऐसे फैला रहे हैं। सर ये सब क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, संगरूर तो पंजाब में है, हरियाणा में नहीं है और हरियाणा पुलिस ने इसलिए वक्तव्य जारी किया होगा कि इस तरह की हो सकता है कि अफ़वाहें उड़ाई गई हों कि जैसे हरियाणा पुलिस ने किन्हीं को उठा लिया हो, नहीं, इस तरह की बातचीत। उन्होंने बाद में ये कहा कि पीजीआई रोहतक में इसको भर्ती किया गया है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। ये उनको कहना पड़ा। नहीं, ठीक है, क्लैश में देखिए जो जींद पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उसका एक बयान भी आया है कि ये लोग जो खनौरी बॉर्डर है वहाँ से अंदर घुसे थे, वहाँ पराली पड़ी हुई थी, पराली में इन्होंने आग लगाई और जी, उसमें मिर्चें डाल दी और जी। मिर्चों से जो धुआँ उठा तो जो वहाँ पर पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी तैनात थे, उनको साँस लेने में परेशानियाँ हुई, उनकी आँखों में भी दिक्कतें हुई और उसके बाद इन उपद्रवियों ने, हुड़दंगियों ने जो लाठी में गंडासे लगा दिए जाते हैं, उनसे पुलिस पर अटैक किए हैं। तो 10 से 12 पुलिसकर्मी जो हैं उसमें घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो जब इस तरीके से पुलिस फ़ोर्स पर अटैक किया जाता है या एक ऐसी हरकत की जाती है जिसकी किसी प्रदर्शनकारी से कोई उम्मीद ना हो कि पराली में आग लगाओ और वहाँ पे मिर्चें झोंक दो, तो फिर बल प्रयोग किया गया होगा, उसमें हो सकता है कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हों। और जो ये 2 लोगों के मारे जाने की अफ़वाह उड़ाने की बात है, तो उसमें एक वीडियो आया है, एक सरदार जी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब जो भटिंडा के किसी गाँव का एक 21 साल का लड़का है, उसको अ, यहाँ पे गर्दन के ऊपर गोली मारी गई है और उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी डेड बॉडी जो है वो पटियाला के किसी अस्पताल में रखी हुई है। तो मैंने जी। भी अपना एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने एक प्रश्न खड़ा किया था कि हुँ, पहली हुँ। बात तो ये है कि अगर हरियाणा पुलिस की तरफ उनका इशारा है, तो हरियाणा पुलिस तो वहाँ बॉर्डर पर कम से कम 200, 300, 400 मीटर दूर खड़ी हुई है।
और अगर ये कह रहे हैं कि उनके गले के गर्दन के ठीक ऊपर गोली मारी गई है, तो 400 मीटर दूर से, 200 मीटर दूर से या 100 मीटर दूर से कोई इस तरीके से गोली नहीं मार सकता किसी को। उसके आस-पास ही कोई खड़ा हो, उसने गोली मारी हो, समझ में आता है। लेकिन इतनी दूर से इस तरह की गोली नहीं मारी जा सकती। अ, फिर इसकी जाँच का विषय है कि वो लड़का कैसे मरा, किसकी गोली से मरा, किसने उसको मारा। और अगर वो वहीं पंजाब के क्षेत्र में खड़ा हुआ था, तो हरियाणा पुलिस तो उससे दूर खड़ी हुई है। वो इतना नज़दीक आकर के कैसे गोली मारेगी? और अगर खनौरी बॉर्डर पर जहाँ पे ये पराली में ये सब हुआ है या दूसरी टकराव हुए हैं, संघर्ष हुआ है, वहाँ अगर ऐसा हुआ है, तो ये भी अपने आप में जाँच का विषय है कि वहाँ हुआ है या कहीं और हुआ है। तो ये अभी जाँच का विषय है। लेकिन इसको और एक और मारा गया, ये जो अफ़वाह फैलाई गई, जिस तरीके से वीडियो जारी किए गए, एक सनसनी फैलाने की कोशिश की गई। मैं तो कई बार जो मीडिया की भूमिका है, उसको सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उत्तेजना के ऐसे वातावरण में कहीं से कोई सूचना आई कि 1 किसान मारा गया है, 2 किसान मारे गए और पता लगा कि जल्दबाजी में किसी ने चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय है, या जो मेन स्ट्रीम का आजकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा जाता है, वो अगर जल्दबाजी में इस तरह की खबर चला दे, तो ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना पत्रकारिता कहलाई जाएगी। जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए, जब तक उसकी क्रॉस चेक ना हो जाए कि वास्तव में क्या कोई ऐसी घटना घटी है, और जब तक डिटेल ना आ जाए पुलिस की तरफ से भी कि वो मान रही है कि नहीं मान रही है और वो क्या बता रही है, तब तक जल्दबाजी में किसी को भी इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह की घटनाओं की सूचना प्रचारित प्रसारित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो फेक निकल आई, तो जो उत्तेजना फैलती है उस कम्युनिटी में, वो तोड़-फोड़ कर सकते हैं, वो आगजनी कर सकते हैं, वो किसी की जान ले सकते हैं, जो सरकारी गैर सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो कम से कम आज की जो घटना हुई है, मैंने किसी मीडिया चैनल पर इस घटना को रिपोर्ट होते हुए नहीं देखा, और जो सोशल मीडिया मंचों पर भी सक्रिय हैं, उन्होंने भी बहुत ज़िम्मेदारी का परिचय दिया, और जब तक चीज़ें साफ नहीं हो गई, तब तक प्रोग्राम नहीं बनाए। तो ये बहुत ज़िम्मेदारी की बात होती है कि हम समाज के और राष्ट्र के व्यापक हित की सोचें, ना कि अपने छोटे-मोटे हित लाभ की। अ, सर आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऐसे मुद्दों पे बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। एंड ऑफ द शो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो किसानों का एजेंडा है, बिल्कुल क्लियर है कि इन्हें किसानों की ना तो फ़िक्र है, ना तो इन्हें इनका माँगें जो हैं उससे कोई कंसर्न है। तो ऐसे में मतलब ये जो बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे ये और आप सरकार, माने ये जिस तरीके से अपने ट्रैक्टर को टैंक बना कर के बैठे हुए हैं, तो इनका आपको क्या इलाज समझ में आ रहा है? देखिए, एक तो हमें इन्हें किसान कहना बंद करना पड़ेगा। ये किसान हैं नहीं, ये धंधेबाज हैं, ये आंदोलनजीवी हैं, ये सुपारी लेकर के इस तरह के आंदोलन करते रहने के आदी हैं और टूल हैं, दूसरों के हाथों के टूल हैं। दूसरी बात ये है कि जब ये किसान नहीं हैं, तो इनकी माँगों को भी बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। लिया था इस सरकार ने पहले भी और इस बार भी, लेने का एक दिखावा तो कम से कम कर ही रही है। पहले भी 21-22 दौर की बातचीत हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला था, और इस बार भी आप 4 की तो छोड़िए, 24 बार भी इनसे बातचीत हो जाएगी तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं। क्योंकि इनको इन्होंने 12 मांगों की सूची ज़रूर जारी कर दी है, पर ये उस पर अ, कितनी वो प्रैक्टिकल हैं, इसको लेकर के क्या संजीदा हैं, क्या सीरियस हैं? मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस हैं, और इनको ये माँग पत्र इनके हाथ में थमाया भी यही करके है कि चूँकि ये माँगें स्वीकार नहीं हो सकती हैं, इसलिए बातें मानी नहीं जाएँगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, वोट पड़ेंगे, और तब तक ये कहीं न कहीं बैठ कर के हल्ला मचाते रहेंगे और मीडिया में ये आते रहेंगे। तो मोदी सरकार के खिलाफ, ख़ास तौर से किसान कम्युनिटी में, अगर फिर जैसे 21 फरवरी को कुछ घटनाएँ हुई हैं, ऐसे आगे भी होती रहेंगी छुट-पुट, और मोदी सरकार को बदनाम करो, किसानों के खिलाफ इनको
एक तरीके से कहो कि ये किसानों के खिलाफ है, ये आदमी किसानों से नफ़रत करता है, ये किसानों की सुनवाई नहीं करता है, तो कम से कम किसानों में वोटों का विभाजन करवाओ किसी तरीके से, ताकि जो हमारी खिसकी हुई राजनीतिक ज़मीन है, उसमें से कुछ तो वापसी हो जाए। जैसे ये डल्लेवाल कह रहे थे कि मोदी का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है, टाइम कम है, मौका कम है, जी, पंजाबी जी। भाषा में वो बात कर रहे थे कि हुँ। मौका कम है और इसको नीचे लेकर के आना है। तो भई और ज़ोर लगाओ, देखें किसका ग्राफ नीचे आता है और किसका ऊपर जाता है। सर आपने अभी बात की थी ना राष्ट्रपति शासन की, तो क्यों देरी कर रहे हैं? मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? 2014 से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जी। 10 साल हो गए। 10 साल में किसी भी राज्य में उन्होंने आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, किसी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं किया और 2013 से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे और ये कहा था कि इस देश में पहले इंदिरा गांधी हों या दूसरे प्रधानमंत्री हों, उन्होंने 355 और 356 का जम करके दुरुपयोग किया है। और बहुत सारी चीज़ें तो हमें भी याद हैं कि एनटीआर की सरकार को कैसे बर्खास्त किया गया था, जम्मू कश्मीर में किस तरह बेशर्मी के साथ चुनी हुई सरकारों को चलता किया गया था। यहाँ तक कि एक बार उत्तर प्रदेश में भी रमेश भंडारी जब राज्यपाल थे तो इनकी संयुक्त मोर्चा की सरकार केंद्र में थी। उस समय कल्याण सिंह को शपथ दिलाने के बजाय राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया था। अलग-अलग राज्यों में 50 या 52 बार केवल इंदिरा गांधी ने ही राष्ट्रपति शासन लगाए थे। उसका नतीजा क्या हुआ? कहाँ है आज कांग्रेस? तो आप चुनी हुई सरकार को अगर खाएँगे, अगर बर्खास्त करेंगे, तो उसका आगे जाकर के आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो मोदी सरकार जो है वो बहुत सतर्कता के साथ, क्योंकि ये लोग चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का विरोध करते रहे हैं हमेशा, इसलिए ये चाहते हैं कि कम से कम मेरे हाथ से ये काम ना हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि भई अगर संविधान में 355 और 356 है, तो वो केवल दिखाने के लिए या झुनझुना लेकर के हाथ में बजाने के लिए नहीं है। कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं देश में, जब इनका उपयोग किया जाना चाहिए। दुरुपयोग मत करिए, पर उपयोग तो करिए। बंगाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये दोनों फिट केस हैं और तीसरा केस अगर अरविंद केजरीवाल की बयानबाज़ी जारी रहती है और ये जी। अगर उकसाते हैं और यहाँ भी कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करते हैं, तो तीसरा केस दिल्ली भी हो सकता है। इन तीनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा अक्ल आ जाए कि आप अगर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर आप जो आपकी बेसिक ज़िम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना और अव्यवस्था ना फैले और कानून व्यवस्था लागू हो, अगर वो बेसिक काम भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आप सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं, तो इनको करना चाहिए। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे दर्शकों को जी, नमस्कार। सो कॉल्ड किसानों के बारे में उनके जो एजेंडे हैं उसको उजागर किया और मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत भारत। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स।